2007 से 2010 के बीच में केंद्र राज्य संबंधों के लिए ही बनाया गया था। ये सारे आपके आयोग बाकी थे, लेकिन आपका कोठारी आयोग किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे कि मैं कोठारी आयोग हमारा शिक्षा से संबंधित था। अगला, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपके आंध्र प्रदेश जो की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जो कि तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा किया गया था, उस आंदोलन का नाम क्या है? बच्चे कह रहे हैं ठीक। हाँ बेटा, आज लास्ट क्लास है आपकी, इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट आगे शुरू किए जाएंगे। आंसर होगा विशालांध्र आंदोलन। तेलुगु आंध्र आंदोलन नहीं, विशालांध्र आंदोलन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा किया गया था। तेलुगु भाषी लोगों ने इसको किया था, जिसमें पोटी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हुई और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दबाव में आकर पहले भाषा आधारित राज्य की आपकी स्थापना कर दी, जिसका नाम पहले भाषा आधारित राज्य की घोषणा कर दी, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई थी? बताइए जल्दी से प्यारे बच्चे, जो इसका आंसर उन्होंने क्या किया था? 9 घंटे के भीतर। ठीक है, 9 घंटे के भीतर, यानी कि विद इन 9 आवर्स, 9 घंटे के भीतर ही 2 बार पक्ष बदले, भीतर ही 2 बार पक्ष बदले। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी ये पार्टियां चेंज कर रहे थे। बिल्कुल सही नाम है गयालाल। और इसीलिए प्यारे बच्चों आपके संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल प्यारे बच्चों, जिसमें क्या है? दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो ऐसे ही लोगों की वजह से लाना पड़ा था। ऐसे ही लोगों की वजह से ये कानून लाना पड़ा था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अगला प्रश्न, शुष्क पर्णपाती जंगल गिरदेश में है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिरदेश में है। कहां पर है? गोवा, गुजरात। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है गुजरात। अब इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर मैं बात करती हूँ गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1961 में, स्थापना 1961 में। ठीक है, पहला पॉइंट, सॉरी स्थापना 1965 में, 65, स्थापना 1965 में, 61 नहीं 65 होगा बेटा। जो मैं लिखती हूँ वही लिखना शुरू कर देती हूँ, चेक तो कर लिया करो। और यह आपके यह भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इस उद्यान में मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन तथा कुछ, ठीक है, वन तथा कुछ मार्शलैंड उपस्थित हैं, आपके इस उद्यान में एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरन, ठीक है, इस उद्यान में एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षी आदि पाए जाते हैं। ये सब इसी उद्यान में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सियार भी मिलते हैं, अगर आप लिख सकते हो। और क्या मिलता है? सियार भी यहाँ मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? बेटा आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन अगर हम मानेंगे तो बिल्कुल इसे मानेंगे। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ओके, आंसर आ रहा है कि मैम यहाँ पर बी होगा, तो बिल्कुल सही है। नष्ट हुए वनों के साथ नए पेड़ लगाना ही क्या होता है? पुनर्वनरोपण होता है। ध्यान रखना, भारत सरकार ने 1952 में, ठीक है, 1952 में भारतीय वन नीति लागू की थी। भारतीय वन नीति लागू की, जिसके अंतर्गत भारतीय वन नीति लागू की, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि का 1/3 भाग वनाच्छादित, जिसका 1/3 भाग वन आच्छादित, ठीक है, वन आच्छादित होना चाहिए। परंतु अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
प्राप्त नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न देखना प्यारे बच्चे। नेक्स्ट, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुओं के किस क्रम से गुजरना पड़ेगा? वायुओं के किस क्रम से गुजरना पड़ेगा? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है यहाँ पर कि मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शायद सी होगा या शायद ए होगा। तो जो बच्चे सी कह रहे हैं, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी इस प्रश्न का उत्तर है, सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जो बच्चे बोल रहे हैं हिमालयी क्षेत्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में 4500 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक, 4500 से 1800 मीटर ऊंचाई के क्षेत्र तक ये आपकी मिलती है। इसके अलावा उत्तरी कनाडा, अलास्का, इसके अलावा उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस तथा साइबेरिया में भी पाई जाती है, ठीक है। अब टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान से सुनिए। यह वनस्पतियां मुख्यतः बौनी झाड़ियां, दलदली पौधे, ठीक है। ये आपकी वनस्पतियां मुख्यतः बौनी झाड़ियां, दलदली पौधे, घास, पाई और लाइकेन से मिलकर बनती हैं। ये होती है आपकी टुंड्रा वनस्पतियां, ठीक है। कहां मिलती हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाट में मूल रूप से पाई जाती है? बताओ जल्दी से, बताओ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे आंसर कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया, नीलगिरी तहर, सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखो, ये भारत, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत के राज्य तमिलनाडु और केरल, भारत के राज्य तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु का राज्य पशु है, और ये क्या होता है? एक प्रकार का जंगली बकरा है, ठीक है। एक प्रकार का जंगली बकरा होता है। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? अगर मैं बात करती हूं तो भारत में पर्वतीय वनों का असम से कश्मीर तक है, आपका भारत में पर्वतीय वन विस्तार है। तो जो बच्चे आंसर कह रहे हैं चीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक है। वन ऊंचाई के साथ बदलते रहते हैं, और बदलने का कारण क्या है? क्योंकि ऊंचाई के साथ जलवायु की मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। तो जलवायु चेंज होती है तो वन भी चेंज होते हैं। ऊंचाई चेंज, जलवायु चेंज, और जैसे ही ये चेंज होते हैं तो वन भी आगे चेंज होते रहते हैं। अगला प्रश्न, कांटेदार वन में पाए जाते हैं सिक्किम, केरल, राजस्थान या कश्मीर? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो कांटेदार वन होते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल है, जैसे नागफनी, बबूल, ठीक है, कैक्टस एक्सेट्रा, ये होते हैं आपके कांटेदार वन। ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। सही बोला है आप लोगों ने। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। और यहाँ पे कांटेदार जो आपके वन होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम, 60 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है, और इसीलिए यहाँ पर कांटेदार वृक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को देश की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। बताओ, केरल, राजस्थान, दिल्ली या फिर मेघालय? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? साइलेंट वैली बहुत फेमस है, बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा मैम केरल। केरल इसका आंसर होगा। अब ये आपकी जो साइलेंट वैली है, जिसे हम शांत घाटी भी कहते हैं, साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं शांत घाटी, ठीक है, ये कहां पर एग्जैक्टली? तो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित, ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और ये आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शांत घाटी की, तो ये आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा, और इसी का हिस्सा होने के कारण ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस घाटी में वृक्ष प्रजातियों की संख्या, इस घाटी में वृक्ष प्रजातियों की संख्या, वृक्ष प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। और उसका रीजन यहाँ पे मतलब वृक्ष प्रजातियां मतलब तरह तरह के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स? जो बच्चे कह रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं जीएसटी की बात करती हूँ तो भारत में लागू किया गया, भारत में लागू 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो विश्व में सबसे पहले, और हाँ, जीएसटी जब भारत में लागू किया गया था तो इसके लिए कौन से नारे के साथ, कौन सा नारा यूज किया गया था? तो आप लिखेंगे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ से लागू किया गया था। इसे सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस ने लागू किया, फ्रांस ने लागू। तो विश्व का पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया 1954 में, वो था आपका फ्रांस। ठीक है, वो था आपका फ्रांस। आप मुझे बताएंगे कि जीएसटी के लिए भारत में कौन सा संशोधन किया गया था? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, जीएसटी के लिए भारत में कौन सा संशोधन किया गया था? बेटा 54 होगा, 58 नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 101वां संविधान संशोधन, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 101वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों आपके भारत में किया गया था जीएसटी के लिए, और जीएसटी को संशोधन के द्वारा भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रति इकाई या यूनिट टैक्स क्या है? प्रति इकाई या यूनिट टैक्स क्या है, बताओ। बताइए जल्दी से। ओके, ए आंसर आ रहा है मैम, ए होगा, ए होगा, ए होगा, तो बिल्कुल सही है। वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है उसे यूनिट कर कहते हैं। इसका एग्जांपल है उत्पाद शुल्क, इसका एग्जांपल है उत्पाद शुल्क। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शुल्क या कर भारत में जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए, जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है सी, और कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं ए। तो जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बाकी जितने भी हैं ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन आपका जो आयकर है ये प्यारे बच्चों एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय पर, जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह आपका इनकम पे लगता है, जो भी इनकम आप जनरेट करते हो उस पर केंद्र सरकार इस कर को लगाती है। इनकम टैक्स प्यारे बच्चों आपका एक डायरेक्ट टैक्स है, बाकी जितने ऑप्शन हैं ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। बताओ,
सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर शराब पर उत्पादन शुल्क, ठीक है, ये आपका पहली बात उसको ध्यान रखना कि ये जीएसटी से बाहर है, जीएसटी से बाहर इसको रखा गया है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पूंजी लाभ और निगम कर, यानी कि ये आपका आपका भी पूंजी लाभ और आपका निगम कर, ये दोनों आपके डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर है, पूंजी लाभ और निगम कर। और जो सीमा शुल्क है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जीएसटी के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए बच्चों, पहली बार 2002, 1995, 1998, 1994। बताइए बेटा, आपका आंसर होगा डी। ज्यादातर बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, डी होगा। ठीक है, ये क्या होता है? यह कर किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रदान की गई, यह कर किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है, सेवाओं पर लगाया जाता है, सेवाओं पर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसेंस, सुविधा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, निष्पक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वित्तीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता का सिद्धांत। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो बच्चे कह रहे हैं सी वो गलत कह रहे हैं। निष्पक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इसका आंसर होगा। डेफिनेशन बेटा क्वेश्चन में ही है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसको उठाना पड़ता है? जल्दी से आप बताएंगे। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता, वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं, आंसर कर दिया होगा, बिल्कुल सही है, उपभोक्ता, सी। ठीक है, वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु उसका बोझ जनता पर पड़ता है, किंतु उसका बोझ जनता पर पड़ता है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर, नेक्स्ट देखिएगा, आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर सीमा शुल्क, वस्तुओं पर सीमा शुल्क। ठीक है, उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर सीमा शुल्क, और एक आप लिख सकते हो बिक्री कर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अप्रत्यक्ष कर के, जो कि आपको इनडायरेक्टली देने पड़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। मणिपुरी मार्शल आर्ट एक शैली है, ठीक है, कहाँ की? बिहू, थांगता, बहुरुम्बा या फिर रोड। बताइए जल्दी, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो बच्चे कह रहे हैं कि 34 का बी होगा, यानी कि यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, अगर मैं उनसे बोलूं थांगता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बी, थांगता। नेक्स्ट, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल बसु, कविता राव, अनुराधा राय, अजय रमेश। उसके बाद आधे अधूरे, ये एक नाटक है, आधे अधूरे ये एक नाटक है, इसे किसने लिखा है वो भी बताएंगे। वो आपने बता दिया, आंसर होगा बेटा इसका कविता राव। और आधे अधूरे जो नाटक जिसने लिखा उनका नाम है मोहन राकेश, मोहन राकेश। नेक्स्ट, शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? बताएं, बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बताओ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं ब्रजावली, और ब्रजावली क्या है प्यारे बच्चों? एक साहित्यिक भाषा है, एक साहित्यिक भाषा, एक लिटरेचर लैंग्वेज है, एक साहित्यिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को
अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है? यूनिसेफ, यूनेस्को, लीग ऑफ नेशन या यूएनओ? बताइए बताइए किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है? आंसर आ रहा है बी और सी। बी और सी आंसर आ रहा है। लीग ऑफ नेशंस इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चे, लीग ऑफ नेशंस अगर बात करूं तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी 1920 को की गई। उद्देश्य, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 को रोकना, किसी भी हालत में रोकना जो कि क्या रहा? असफल रहा, असफल रहा। और जब ये असफल रहा तो इसे भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये असफल रहा तो जब ये असफल रहा जिसके लिए ये बनाई गई थी तो क्या कर दिया? इसे भी भंग कर दिया। जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुई थी वो आपका यहाँ पे पूरा नहीं कर पाई, इसलिए से खत्म कर दिया गया। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां लॉन्च किया गया था? विश्व का मानवाधिकारों के लिए, ठीक है, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां लॉन्च किया गया था? बताइए। और ये कब किया गया था? वर्ष 2019 में। ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी। क्या आंसर कराया आप लोगों ने? बी 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 नहीं बेटा, डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी, 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 ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का प्रभाग नहीं है? यानी इसे क्या बोलेंगे? नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एनएसएसओ। भारत सरकार के सांख्यिकी, आंसर कर दिया। बी और सी आंसर आ रहा है तो आंसर होगा प्यारे बच्चे ए, राष्ट्रीय विकास एजेंडा। यहां पे इसका आप नहीं है। तो भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन संगठन, मंत्रालय के अधीन संगठन है, के अधीन संगठन है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग इसका काम है, सर्वेक्षण डिजाइन अनुसंधान इसका काम है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन इसका काम है। और ये मैं आपको बता दूं, एक चौथा क्या होगा? चौथा लिखिएगा समन्वय एवं प्रकाशन, समन्वय एवं प्रकाशन, समन्वय एवं प्रकाशन, ये इसका चौथा काम है। इसकी जगह क्या है? ये समन्वय एवं प्रकाशन विभाग भी लिख देंगे। समन्वय एवं प्रकाशन विभाग ये काम क्या करता है? यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला, ठीक है, यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। नेक्स्ट, अब आपको मैच करना है। निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। मैच करना है इस प्रश्न को। बताइए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मैच करना है आपको। आंसर आ रहा है कि मैम ए राइट है, आंसर आ रहा है कि बी राइट है। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर ए राइट है, 4312। कैसे मैम? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कोल इंडिया लिमिटेड आपका कोलकाता में है, भारत पेट्रोलियम आपका मुंबई में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका बेंगलुरु में है। इसलिए आंसर होगा 4312 यानी कि ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? बताइए कब रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने? 1955, बिल्कुल सही आंसर किया है बच्चे ने, टी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है और इसकी स्थापना 1861, ठीक है, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। हेडक्वार्टर कहां पर है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। आते हैं करंट अफेयर्स। हाल ही में कौन, एक मिनट
जाइए, इस क्वेश्चन को मैं देख लेती हूँ, मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, इसमें कुछ मिस लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। 1 मिनट का समय देंगे क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। 1 मिनट का समय देंगे बेटा बस। हाल ही में कौन वीआई के चेयरपर्सन बने हैं? हाल ही में कौन वीआई के चेयरपर्सन बने हैं? बताइएगा जल्दी से। Who has recently become the chairperson of the VI? हाल ही में कौन VI के बने हैं? तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर करें, अभिजीत किशोर, वो सही आंसर कर रहे हैं सी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहां पर गए थे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहां पर गए थे? बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं इटली, शाबाश बेटा, बिल्कुल इटली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? मासिक वजीफा तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताएं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं बी यानी कि असम। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोयर कंपोल योजना शुरू की है? मनोयर कंपोयन योजना शुरू की है, बताइए जल्दी से। 46 का आंसर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? बताएं। क्वेश्चन नंबर 46, बी नहीं बेटा, आंसर इज सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के एच ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? बताएं, वैश्विक साझेदारी की है। कल के होमवर्क का आंसर था ये जो आपने किया है ना, ये वाला असम वाला, ये कल के होमवर्क का आंसर है। कल का होमवर्क था ये, इसी में डलवा दिया है मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपने क्या आंसर किया है मैम? यूएई, तो देख लो जिसने यूएई किया है, सी। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? प्रेम प्रभाकर, अमोल काले, आशीष कुमार या नीरज कुमार? बताइए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं अमोल काले, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बी। नेक्स्ट, हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताइए। पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश, इसका तो आंसर सही आना चाहिए, सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रिकेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? जल्दी बताएं। सीवी रमन, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, या फिर हम कहें सत्येंद्र नाथ बोस या फिर महात्मा गांधी? ठीक है, बताइए जल्दी से। 50 का आंसर सी, बी, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, आंसर इज बी। और लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है। आप कहोगे मैम कल तो क्लास नहीं होगी, मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर पिन कर दूंगी। मेरा नाम पारुल है, पारुल आरडब्ल्यू के नाम से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, लेकिन तब जब आप सभी लोग आंसर कर देंगे। तो आज प्यारे बच्चे आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट था, कल से ये प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। आप सभी अपने आज लास्ट क्लास है तो उसमें सजेशंस जरूर दीजिएगा कि अगले प्रैक्टिस सेट्स में आप उससे क्या चाहते हैं। और प्यारे बच्चों प्लीज अपना एक कमेंट जरूर करना आज, क्योंकि लास्ट क्लास थी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म रोजगार डेरा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए आज का दिन बहुत खास है, क्या खासियत है इस दिन की ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़ जाओ, जिससे कि मैं आपको सभी इकट्ठे करके ये बात बता सकूं क्या खास खबर है मेरे पास आपके लिए। बताइए कौन कौन जुड़ चुके हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार मनीष, अंकित, ममता सेठी, नाज मंसूरी, हेलो जी नमस्कार, विकी कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग, जय श्री राम, नमस्कार, कैलाश, आशीष, वेद प्रकाश, वचन सिंह, बहुत बढ़िया, दीप फौजी, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आज क्या है खास ये जरूर मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। देखिए खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये लेन लक्ष्य सीरीज में हम डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस प्रश्न करके आ रहे हैं, लगातार कितने प्रैक्टिस सेट के लिए? 46 के लिए, तो ये 47 प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो 47वां प्रैक्टिस सेट है, यही आज आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट भी है, यानी कि आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि देखो ये फोर्स का एग्जाम है, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दे रहे होंगे, वही यूपी पुलिस भी दे रहे होंगे। इधर यूपी पुलिस का पेपर बहुत नजदीक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं बच्चे वहां पर चले जाए, भैया उनके लिए वो प्रायोरिटी है, क्यों? पहले जो पेपर होगा प्रायोरिटी हमेशा वही रहनी चाहिए, बिल्कुल सही भी है। तो अभी ये प्रैक्टिस सेट बंद किया जा रहा है, आप लोग अच्छे से फोकस करिए, अपने दूसरे एग्जाम्स पर भी आपका है, ठीक है? बस यही मेरे को एक विशेष बात आपको बतानी थी। तो आज अंतिम प्रैक्टिस सेट करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और फोकस करें क्लास पर, ना कि आपस में एक दूसरे की बात पर, ठीक है? चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन है आज की क्लास में, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक खास कोड भाषा में पिकनाहा का अर्थ है हु इज देयर, नाटका का अर्थ है और व्हाट इज दैट, और हाजापा का अर्थ है हियर एंड देयर। उस कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ हियर है? भाई हियर का कोड बताना है। अंतिम नाम के बोल दूंगा, मैं रोज दूंगा कि तुम्हारा नाम उसमें क्या बात है? प्रैक्टिस सेट अंतिम हो सकता है, हमारी और आपकी मुलाकात थोड़ी अंतिम होगी। मैं कहीं फिर मिलूंगा आपको किसी और प्रैक्टिस सेट किसी और क्लास के साथ में, क्या आप मुझे दोबारा से नहीं भूलोगे? हैं क्यों भैया ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? अच्छा कुलदीप कैसे आज आया और आज ही बंद हो रहा है? हां शुरुआत में खबर मैंने आपको इसलिए दी है कि भाई ऐसा मैंने कई लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, लास्ट तक नहीं पहुंच पाते तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए शुरुआत करें। आज लास्ट है, कोई
हियर का कोड पूछा है, यदि आपको हियर का कोड जानना है तो हियर इसमें आया है, क्या कहीं और हियर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर, तो आप हियर का कोड नहीं निकाल पाएंगे ना डायरेक्ट। तो आप हियर एंड देयर के अड़ोसी पड़ोसी, इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है सर? एक तो एंड है, एंड कहीं और पर जरूर आया होगा, तो देखें और ध्यान से बताएं कि कहीं पर एंड आया है, कहीं आया है तो चलो एंड भी नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा, क्या देयर कहीं पर आया है? हाँ सर, देयर इसमें जरूर आया है, इसके कोड थे पिगना हा, और इसके कोड आपको पता ही थे, कहते हैं हा जापा, तो हा कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर का कोड तो निकल गया, क्या हा। अब हियर का कोड निकल गया, हमको तो हियर का चाहिए था, हियर का कोड आप निकाल नहीं पाएंगे कंफर्म, क्योंकि एंड भी कहीं कॉमन नहीं है। तो हियर और एंड के लिए दो कोड बचे हैं, जा और एक पा। तो आपसे कोई पूछे हियर का कोड क्या होगा, तो क्या आप ये कह दोगे जा होगा? नहीं, गलत होगा ना, वो हियर का कोड पा भी हो सकता है, इसलिए आंसर लगेगा डी, पा या जा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। पहले साथी सबकी ये बात समझ में आ गई। धर्मेंद्र मीना कह रहे हैं मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हुई? आज तो थी मैथ्स की क्लास, मैंने शेड्यूल देखी थी, और वैसे तो फिर आज प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया है। जीवन बनेगा डॉग, आपका भी नाम हो गया, ये तो नाम है, बताओ, ये तो मैं आपने नाम रख दिया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता? बहुत ही शानदार लॉजिक का सवाल है। क्या कहता है? ऑप्शन पढ़ें, ग्रैंड चाइल्ड, नेफ्यू, अंकल और ग्रैंडफादर। देखो हिंदी में लिखा है, लेकिन सारे के सारे टर्म जो है ना वो इंग्लिश के हैं, जानबूझकर लिखे हैं जिससे कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो आपके। नहीं दोबारा से एक सेट यदि स्टार्ट होगा तो हो सकता है शायद एग्जाम के आसपास, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखो, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, आप सभी जानते हैं भतीजा या भांजा। इसका जेंडर कैसा होता है? सर ये मेल होता है। अंकल होते हैं चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, हैं चाचा ताऊ, किसी को भी अंकल आप कह सकते हैं, लेकिन इनका जेंडर कैसा होता है कि सर मेल होता है। ग्रैंडफादर कौन होते हैं कि सर दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जेंडर कैसा होता है कि सर मेल होता है। लेकिन ग्रैंड चाइल्ड की बात यदि हम करते हैं, चाइल्ड का मतलब बच्चा, ग्रैंड मतलब नाती पोता, नातनी और पोती भी हो सकती है। चाइल्ड बोला है ना, उससे ग्रैंड डॉटर बोला होता तो नातनी और पोती हो जाती, ग्रैंड सन बोला होता तो नाती या पोता हो जाता, या तो ग्रैंड चाइल्ड बोला है जिसका जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बनेगा। पहले साथी सब लोग बताएंगे यही बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, मिस करेंगे आप तो बिल्कुल, इस क्लास को भी मिस करेंगे, मैं भी आप सब लोगों को मिस करूंगा, बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल। भाई इतने लंबे समय से जुड़े रहे तो थोड़ा सा लगता तो है कि शाम को 5 बजे डेली बेसिस पर आया करते थे, हैं डेली 1 घंटे हमको व्यस्त रखा करते थे, जबरदस्ती कहते थे फोकस करो क्लास पर, हम हालांकि बातों में लगे रहते थे। सर मेरा नाम बोल दो, ठाकुर अतुल सिंह, बिल्कुल भाई आपका भी नाम बोल दिया। चलिए कल से आप कौन क्लास कराएंगे? क्लास होगी नहीं, बंद हो रही है ये वाली, कोई नहीं कराएगा आरबीएफ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ही बंद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आता है सिलोजिज्म से। स्टेटमेंट आपको दिया गया है क्या कि कुछ मुर्गियां बतख है, तो कुछ मुर्गी बतख बना देते हैं, कुछ मुर्गियां बतख है तो कुछ मुर्गी को बतख इस तरीके से बनाया जाएगा, समझ गए? अब कहता है सभी बतख कबूतर हैं, तो सभी बतख को कबूतर इस तरीके से बनाया जाएगा, सभी बतख कबूतर हो गए। आगे कहता है बस कोई है निष्कर्ष आइए, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, जी हाँ, मुर्गियों का डायग्राम कुछ भाग कबूतर में है, बिल्कुल है, दैट मींस यह निष्कर्ष सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आगे कह रहा है दूसरे में कुछ कबूतर बतख है, तो देखेंगे क्या कुछ कबूतर ये कबूतर बतख है, जी हां सर, बाहर से अंदर रिलेशन जाए, कुछ में सही होता है, ये कुछ ही बोल रहा है, दैट मींस ये भी सही है, दोनों सही है, निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बन जाएगा। ये अपने पर हाथ रखकर आशीर्वाद है, बिल्कुल सभी के लिए है एक साथ, ज्यादा मत रखना, काला हो जाएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि निकुल का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, निकुल का जन्मदिन 18 मई सॉरी गुरुवार को है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को है, सॉरी उसी वर्ष सौदे का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? यदि सौदे का जन्म 19 अगस्त को हुआ, उसी वर्ष सौदे का जन्मदिन कब हुआ? 19 अगस्त को हुआ, तो ये 19 अगस्त का कौन सा दिन होगा ये वो हमसे जानना चाह रहा है। तो आपको जून से शराब पढ़ा नहीं पाते, सर आप शराब पढ़ा नहीं पाते, क्या कह रहे हैं रमेश भाई कि सर आप पढ़ा नहीं पाते, ऐसा हो सकता है, शराब पढ़ा नहीं पाते समझ में भाई 18 मई से 19 अगस्त तक के दिन निकालते। पहले मुझे बताइए मई का महीना 30 दिनों का होता है, 18 दिन खत्म हो गए, मई का 31 अगस्त है ना, 31 दिनों में से 18 खत्म हो गए तो कितने बचे? 13 का मतलब 6 बचेगा, 7 का भाग लगा दो। मई के बाद जून आ गया और जून का महीना 30 का होता है, 2 बचेगा, 7 का भाग लगा दो 30 में तो, और जून के बाद जुलाई आ गया, जुलाई का महीना 31 का होता है, 7 का भाग लगा दो तो 3 बचेगा। जुलाई के बाद अगस्त आ गया, अगस्त में आपको जाना केवल 19 तक है, 7 दूनी 14 बचेगा कितना? सर 5 बचेगा। अभी देखो 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9 काटूंगा तो केवल और केवल 2 बचेगा, इस 2 को लाकर गुरुवार में जोड़ूंगा, बृहस्पतिवार में जब 2 जोड़ोगे तो शुक्रवार और शनिवार आंसर बन जाएगा। पहले साथी सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई या नहीं? बी बॉम्बे करेक्ट आंसर बन जाएगा, एवरीवन समझ में आई बात नहीं? बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्योंकि थोड़े बारीक बारीक से निशान नजर आ रहे हैं, वो ढंग से दिखने चाहिए हमको, अभी सही से दिखाई दे रहे हैं। देखिए नोटिस करिएगा, चौकोर कागज नीचे से आधा फोल्ड कर दिया, उसके बाद दाएं से बाएं आधा फोल्ड कर दिया, फिर ये तिकोना हिस्सा ये वाला इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, ये तभी तो ऐसा हो गया। अब इसमें ये वाला एक आकृति काटी और एक आकृति ये वाली काटी, जब इसको आप अनफोल्ड करेंगे ऐसे करके तो ये अपनी इमेज बनाकर ऐसा बॉक्स बना लेगा। इसी तरीके से ये वाली आकृति अपनी इमेज ऐसे करके बनाएगी यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी। जब आप इसे इधर अनफोल्ड करेंगे तो ये बॉक्स जैसा था वैसा ही यहाँ पर, ये आकृति जैसी थी वैसी ही यहाँ पर और वैसी ही यहाँ पर भी आनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए इतने से ही पता चल जाएगा क्या ये ऐसा विकल्प है? नहीं। क्या ये ऐसा विकल्प है? नहीं। क्या ये ऐसा विकल्प है? नहीं। यहाँ ये वाला विकल्प जरूर ऐसा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बन जाता है। पहले साथी कमेंट करके बताएंगे, बात समझ पाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल सेटिंग अरेंजमेंट से आता है। सवाल क्या है ध्यान से देखेंगे सभी। सवाल कहता है कि 8 खिलाड़ी हैं JALMNOP तथा Q एक वृत्ताकार मेज के इर्द-गिर्द की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी कि वृत्ताकार घेरे में बिठाने वाला सेटिंग अरेंजमेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक वृत्त का आकार बना देते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ एक क्यों बना दो, आप 2 बनाया करोगे, जिससे कि कोई संभावना हो तो हम उसको भी इसमें अच्छी तरीके से दिखा पाएं, ठीक है। अब आपको पता है 8 लोग हैं तो 2 4 6 8 आमने सामने हो गए, 2 4 6 8 आमने सामने हो गए कि नहीं हो गए। अब पढ़ते हैं सवाल को। सवाल क्या कहता है, एन के ठीक बाएं क्यों बैठा है?
जैसे मैंने यहाँ n को बिठा दिया, इसके ठीक बाएं क्यों यहाँ आना चाहिए। इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कोई संभावना वाली बात ही नहीं। ठीक है, आगे कहा गया कि Q तथा L के मध्य केवल 4 खिलाड़ी बैठे हैं। Q और L के मध्य 4 खिलाड़ी कैसे बैठेंगे। ये Q है, इधर चलो 1 2 3 4 खिलाड़ी और यहाँ L बिठा दूं तो Q और L के मध्य 4 खिलाड़ी हो गए। मैं कैसे किया था, एंटी क्लॉक किया। अब Q से क्लॉक चलो तो 1 2 3 4 खिलाड़ी यहाँ पर कैसे बिठा दूं, L को लो Q और L के मध्य 4 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, थैंक यू एंड सेम हियर। M के दाएं दूसरे स्थान पर P बैठा है। अब देखो यहाँ M भी नहीं है, P भी नहीं है, ऐसे पॉइंट को छोड़ो। आगे कह रहा है कि M L का एक निकटतम पड़ोसी नहीं, M L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लिखकर काट दो। M L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लिखकर काट दो। फायदा क्या होगा इसका मैं बताता हूँ। पिछला पॉइंट छोड़ा था ना हमने, M के दाएं दूसरे स्थान पर P है, तो मुझे बताओ M कहाँ बैठ सकता है। सर M यहाँ बैठ सकता है, उसके दाएं 1 2 क्या यहाँ P आ जाएगा, यस सर। और M कहाँ बैठ सकता है, सर M यहाँ बैठ सकता है, उसके दाएं 1 2 P आ पाता नहीं, M यहाँ बैठ नहीं सकता था, M यहाँ बैठ नहीं सकता था, M यहाँ बैठ सकता था, तो उसके दाएं 1 2 P आ पाता क्या, नहीं। बात खत्म हो गई। M के दाएं दूसरा P ऐसे ही बैठेगा और कोई तरीका नहीं है। अब मैं M को हटा देता हूँ, इन्हीं को देखो। इधर देखेंगे M यहाँ नहीं बैठ सकता तो M को यहाँ बिठाओ और उसके दाएं 1 2 यहाँ पर किसको बिठाओ, P को। बस बात खत्म, आपको जगह बचती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है O तथा K के मध्य केवल 3 खिलाड़ी हैं। O तथा K के मध्य 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे, ऐसे देखना 3, ऐसे देखना 3। लेकिन समस्या क्या है कि O और K आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। O और K इधर उधर हो जाए, 3 खिलाड़ियों के मध्य नहीं। अच्छा, ऐसे ही O इधर और K इधर रख दो और इनके बीच में 3 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आ गए, लेकिन याद रखना ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। आगे बढ़े, उसने कहा कि ना तो M का ना ही Q का निकटतम पड़ोसी है। K ना तो M का पड़ोसी दिख रहा है ना Q का दिख रहा है। अच्छा, K इधर आ जाता तो M का बन जाता, इसका मतलब कि यही रहने दो और इस लाइन को हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथी समझ पाए इस बात। अच्छा, इधर देखना, K ना तो M का पड़ोसी है, Q तो बन गया, तो सर K को इधर ले जाओ तो ये Q का पड़ोसी बन जाएगा, तो Q की भी बने करना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम ही गलत हो गया कहीं। तो डायग्राम बनाने के फायदे देखे आपने, लास्ट में जाकर एक सही वाला बच गया, गलत वाला हट गया। अब जो एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, J आया नहीं है, बस वही बचा है, उसको अपने आप यहाँ बिठा दीजिए। आइए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब आपने इनकी व्यवस्था को बना दिया, आपने इनको बिठा दिया, ठीक है, आपने बना लिया ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है यदि K के बाईं ओर बढ़ा जाए, आइए इधर देखिए, ये रहा K, वो कह रहा है K के बाईं ओर बढ़ा जाए, मतलब आपको किस साइड में चलना, K का बाएं रहेगा। यदि K के बाईं ओर बढ़ा जाए तो P के ठीक दाएं बैठे खिलाड़ी तथा K के ठीक मध्य कौन है, P के ठीक दाएं बैठे खिलाड़ी, P के ठीक दाएं कौन बैठा है, Q, तथा K के मध्य में कौन है, सर N है। आंसर बन गया N, ऑप्शन बन गया A, सभी के समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था में O अपना स्थान N के साथ बदल ले, O N के साथ बदले, लो बदल लेते हैं। O अपना स्थान N के साथ बदल ले, ठीक है, O का स्थान N के साथ बदलते हैं, यहाँ O ले आते हैं, यहाँ N ले जाते हैं, ठीक है। और देखना क्या, वो अपना स्थान N के साथ बदल ले, P अपना स्थान K के साथ बदल ले, P अपना स्थान K के साथ बदल ले, यहाँ K को ले आओ और यहाँ पर P को ले आओ। और क्या कह रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है, P तब P के दाईं ओर बढ़ा जाए तो P तथा N के मध्य कितने खिलाड़ी, मतलब P के राइट चलेंगे तो P और N के मध्य बताना है, P और N के मध्य। P के राइट साइड चलो तो P और N के मध्य कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यही आपका आंसर है। 3 आंसर आएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जी हाँ, आपने सही कहा, पानी पीऊंगा आज रोजगार विधान के अपने परिवार के द्वारा मिली हुई एक किट से, किट में बोतल लगी है, उससे बहुत ही शानदार बोतल है, इसमें गर्म पानी भर के रखा हूं मैं अपने लिए, जिससे कि खांसी की समस्या ना हो। हाँ जी भाई, चलिए यहाँ पे बात समझ में आ रही। हाँ, बोतल बहुत अच्छी है, टेम्परेचर भी बता दिया। आगे अगला सवाल है 8वां, जो कि रैंकिंग चैप्टर से आता है। 8वां सवाल जो है वो रैंकिंग चैप्टर से आता है। सवाल क्या कह रहा है, सर एक बार दुआ कर देना, आप मेरा एग्जाम निकल जाए। आप भाई दुआ नहीं बल्कि मेहनत से लगा लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना, आप मेहनत करते रहिए। रैंकिंग चैप्टर से ऐसा कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी आगे से 6वें स्थान पर है, मैंने वाणी को ऐसे करके आगे से 6वें स्थान पर ले लिया, वाणी आगे से 6वें स्थान पर ऐसे करके आगे, ठीक है। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, ये स्वाति है, स्वाति को पीछे से 9वें ना, पीछे से 9वें स्थान पर हमने ऐसे करके ले लिया। अब ये कह रहा है कि वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो इसके बीच में हमने 7 लड़कियों को बिठा दिया। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये पूछा है। सही बात तो ये है, ऐसे प्रश्न में हम थोड़ी ना ऐसे लाइन खींचते हैं, नाम डायग्राम बनाते हैं, सीधी सी बात है। वाणी ऊपर से 6वें स्थान पर है, यानी किसी 6वीं रैंक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 लोग बैठे होंगे। स्वाति नीचे से 9वें स्थान पर है, यहाँ से यहाँ तक 9 लोग बैठे होंगे, बीच में तो सवाल ने बता ही दिया 7 लोग बैठे हैं, ये 6 ये 7 ये 9, सब जुड़ जाए तो टोटल आ जाएगा 9 और 7 16 और 6 22, 22 यानी कि 22 ऑप्शन सी में दे रखा है, हमारा सही जवाब बन जाता है। साथी हम सब करके बताइए कि आपका आंसर यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज के लिए दुर्लभ नहीं है। यहाँ पर कुछ मतलब ये हिंट दी हुई है, इन समझ लीजिएगा। क्या है, त्रिभुज का मतलब है दुर्लभ, तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज के सामने दुर्लभ, ठीक है, तो समझने में आसानी हो जाएगी इसलिए। सर्कल का मतलब है फसल, सर्कल के सामने लिख देता हूँ फसल, ठीक है। अच्छा, आयत का मतलब है आपका अनाज, ये आयत की वर्ग है, इसका मतलब हो गया अनाज। और उसके बाद इस आकृति का मतलब क्या दे रखा है, भारतीय, तो यहाँ पर लिख देता हूँ भारतीय। अब सवाल क्या पूछा है, इस बात को ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्या पूछा है, सवाल ये कहता है निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को, भारतीय मतलब इस आकृति में चाहिए, फसल मतलब सर्कल के अंदर चाहिए, तो बेहतर दर्शाती है जो अनाज है, अनाज का मतलब बॉक्स में चाहिए लेकिन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ मतलब त्रिभुज में नहीं चाहिए, बाकी सब में चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं चाहिए। तो ऐसा नंबर जो त्रिभुज के अलावा सब में हो वो कौन सा है, 7 है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल गणितीय तर्क शक्ति से आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपके सिलेबस में भी है वहां से आता है। कहता है 1360 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कप्तान मतलब कैप्टन और सैनिक उपस्थित हैं। कहता है किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कप्तान शामिल है, मतलब 15 सैनिक उसके ऊपर एक कप्तान है, यानी टोटल लोग कितने हो गए एक समूह में 16, तो 16 लोगों की टुकड़ी है।
ठीक है, तो क्या है बताइए कि इस समूह में कुल कितने कप्तान उपस्थित होंगे? तो जितने समूह होंगे उतने ही कप्तान होंगे, क्योंकि हर 15 लोगों पर एक कप्तान है, टोटल 16 लोगों का समूह बन रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जितने समूह उतने ही कप्तान। कितने समूह होंगे इन 1360 लोगों में ये जानना है, तो समूह कितने लोगों का बन रहा है इस 16 का भाग 16 से लगाएं। ठीक है, चलिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8 बचे 5, 8 सत्ते 56। भैया तो 0 का 0 बढ़ा लीजिए, ये सब कर दिया। उसे काटेंगे 2 बटे 16, 2 पंजे 10 फिर 86 बार 85 समूह हुए, तो 85 ही कप्तान होंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 90 वाली कौन कौन है? 90 वाले शायद वो होंगे तो ये सोच रहे होंगे 15 लोगों का समूह है, 15 का भाग 1360 में लगा दो, है ना, शायद ऐसा। थैंक यू भाई पंडित सौरभ। आगे बढ़े। सर आपने 37 प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, थैंक यू। 37 तो चल ही रहा है अभी, अभी पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। अच्छा बाकी प्रैक्टिस से अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या है? देखो 3 7 4 2 8 3 7 1 1 6 2 बैक क्वेश्चन। इतने छोटे नंबर है कि कुछ ऑपरेशन करने में भी समस्या है। जैसे आपने देखा कि साहब 3 और 4 7 लेंगे तो कहां से आए? 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में से 2 गया 7, 8 और 1 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में से 3। बात नहीं करनी कुछ भी, एक्चुअली कोई बताइए हम गलत कर रहे हैं। आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। ये 3 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, इनका आपस में गुणा करना जरा। 7 दिया 21, 21 के 84, 84 दूनी 168, 168 हो गया। ऐसे ही इसको उठा लाओ और इसका यानी कि 8 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 करना जरा। 7 दिया 21, ये भी 168 ही हो जा रहा है। अब इसको भी उठा लाओ। अब आप 1 गुणा 6 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लो और फिर गुणा 2 कर दो, वैल्यू 168 आनी चाहिए। क्या बात सही है कि नहीं? तो भाई एक बात बताओ कि हम 16 6 दूनी 12 से काटते हैं तो 12 1 12 से काटो, 12 एकदम 12 12 चौके 48, 14 बार कटेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 14 और x हमने प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर माना था 14, हमारा सही जवाब बन जाता है। पूरी समझ में आएगा। ये बेसिक नंबर का सवाल था। अगला सवाल आता है ब्लड रिलेशन के। कौन से टाइप से है? पजल टाइप से, यानी कि पहेली नाम से। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है मनीष गरिमा का पति है। कौन पति है? मिस्टर मनीष पति है। अच्छा किसका पति है? मिस्टर गरिमा का। मनीष को पति बना देते हैं गरिमा का। ये नीचे गरिमा का पति हो जाएगा मनीष। कहता है अमित की पत्नी अंजलि का एक भाई अर्पित और एक बहन गरिमा। चलो ठीक है, अंजलि का एक भाई तो अर्पित है और एक बहन अंजलि की। इसका मतलब अंजलि को यहां पर लेना है। अंजलि का एक भाई कौन बताया गया? अर्पित, ठीक है, और उसकी एक बहन कौन बताई गई? गरिमा। किसकी? अंजलि की। पूरा सवाल पढ़े। अंजलि की पत्नी अंजलि का, इसका मतलब अंजलि अमित की पत्नी है कौन? अंजलि। यहां पर अमित को लेना, ठीक है। अब कहता है मनीष अर्पित से किस प्रकार संबंधित है? एक ही लाइन में बन गया पूरा रिलेशन, एक ही जनरेशन में बन गया है, ठीक है। इसने पूछा है कि मनीष अर्पित से किस प्रकार संबंधित है? मनीष की पत्नी का भाई अर्पित, तो मनीष उसका जीजा लगेगा। बेइज्जती नहीं करो, बहनोई बोल दो या जीजाजी बोल दो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सारी समझ आ गई बात नहीं, ठीक है जी। आज भी बहुत शुक्रिया सर जी, आप मुझे भूलिएगा तो नहीं ना सर जी, हम आपको बहुत मिस करेंगे सर जी। मैं किसी को नहीं भूलूंगा। डेली बेसिस पर यहाँ पर जो जुड़ते हैं लगभग सभी के नाम भी याद हो गए हैं। वो बात अलग है कि किसने फौजी रखा है, किसी ने फौजी रखा है, मुझे यही नाम याद हो गए। थैंक यू वेरी मच। जितना आप याद करेंगे उतना ही प्रैक्टिस है तो आपको कभी याद होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है डायरेक्शन से। सबसे लास्ट टाइम पढ़िएगा, बिंदु Q के संदर्भ में T किस दिशा में? अच्छा Q कहां पर है? ये सर बीच में है, क्योंकि पहला तो बीच में है तो हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले लगाते हैं बॉडी लेवल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिंदु R के 7 मीटर पश्चिम में Q, बिंदु R के 7 मीटर पश्चिम में है Q, हमने Q बोले 7 मीटर पश्चिम। बिंदु R से आनंद पूरब की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु R ये रहा, यहां से पूरब की ओर चला है, वह 3 मीटर चलता है तो हमने उसको 3 मीटर लगभग कितना चला दिया। 3 मीटर चलता है दाएं हो जाता है तो हमने उसको दायां मोड़ दिया। वह 4 मीटर चलता है तथा फिर से दाएं हो जाता है तो हमने 4 मीटर चलाकर उसको फिर से दाएं मोड़ दिया। वह 5 मीटर चलता है तथा अपने दाएं हो जाता है, पहले हमने उसको 5 चलाया और उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, दायां मिनट को मुड़ेगा, दाएं हो जाता है तथा 4 मीटर चलता है। तो 4 जितना ये है उतना ही चलेगा, मतलब यहां पर आ जाएगा 4 मीटर चलता है। सही है। फिर कह रहा है तथा बिंदु T पर जाकर रुक जाता है। ये बिंदु कौन सा बोल दिया? इसे T बोल दिया। बिंदु Q के संदर्भ में T कहां पर है? तो Q के संदर्भ में देखा जाए तो T मुझे यहां दिख रहा है। यहां मतलब कौन सी दिशा? इस ये पूरब होती है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले साथी के सबके बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप किस बैच में पढ़ाएंगे? मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं एजुकेशन में चल रहा है, बीएसएफ एससी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल जो है वो रैंकिंग से आता है। कह रहा है कल्पना ने सोम से अधिक अंक प्राप्त किए। कल्पना ने सोम से अधिक अंक प्राप्त किए। कल्पना ने सोम से अधिक अंक प्राप्त किए। मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। कहता है प्राची ने दिव्या के बराबर प्राप्त किए। मैंने प्राची के अंक बराबर कर दिए किसके? दिव्या के। प्राची ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। फिर कहता है कि सौम्या ने मीनू से कम अंक प्राप्त किए। सौम्या ने मीनू से कम अंक प्राप्त किए तो मैंने सौम्या को कम अंक दे दिए, किससे? मीनू से कम अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा है सोम ने प्राची से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब सोम को यहाँ लिया था, फिर सोम ने प्राची से अधिक अंक प्राप्त कर लिए। फिर कह रहा है मीनू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। मीनू ने दिव्या से कम प्राप्त किए हैं तो मीनू को यहाँ पर लेकर आ जाना चाहिए मुझको, क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? अच्छा फिर कुछ और बोला? नहीं बोला। अच्छा पूछा ये है कि सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला कौन है? आइए बात जानिए सबसे पहले। ये देखो सोम से ज्यादा किस पर है? कल्पना पे। कह रहा है सोम किससे ज्यादा कल्पना को यहाँ पर ले आओ कि नहीं ले आओ, और इसको हटा देता हूँ। अच्छा मीनू पर सौम्या से ज्यादा है तो सौम्या कहाँ पर है? कि कहीं नहीं। मीनू पर ज्यादा है सौम्या पर, तो मीनू से ज्यादा, मीनू पर ज्यादा हो गए सौम्या से, तो सौम्या पर सबसे कम हो गए कि नहीं हो गए? सबसे कम ही चाहिए थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई होप सभी की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा चैप्टर से आता है। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम मतलब z को आगे ले आओ और a को बीच में जाके होगा विपरीत क्रम, ठीक है। तो कह रहा है लिखा है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा? आपने दोनों को जोड़ना होता है। 13 और 3 16 राइट से हो गया, ठीक है। देख लो भाई लेफ्ट से शुरू हुई है जेड से, मतलब कहां पर होती है? a पर, जो कि राइट हैंड पर। आपको राइट से 16 निकालना है, मतलब a से 16 जानते हो ना, a से 16 नंबर पे p मिलता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और b में सब लोग समझ पाएंगे इस बात को।
नहीं अभी मेरी बात नहीं है तो होगी ना आप देख पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें आपको एक चीज दिखाई नहीं दे रही होगी। सबसे पहले मैं इसको जूम कर दूं, चलिए आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए। क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के अनुक्रम में होनी चाहिए, मतलब अगली आकृति क्या आनी चाहिए ये पूछ रहा है। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, ये एरो बने नीचे की ओर, ये इस साइड में, ये ऊपर की ओर और ये इस साइड में। ऐसे ऑप्शन की बात करें तो इसमें इधर बना है, इसमें नीचे की ओर बना है, इसमें नीचे की ओर बना है और इसमें भी नीचे की ओर बना है। बाकी सब आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा। बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट से। आंसर क्या आएगा ये जानना है तो आप नोटिस करिए। पहले सर्कल था, फिर त्रिभुज हुआ, 3 भुजा से 4 भुजा, 4 भुजा से 5 भुजा, 5 से होगी 6 भुजा, 6 इसमें है, इसमें नहीं, 6 इसमें है, इसमें नहीं। ऑप्शन देना आपको। इस एरो को देखो, नीचे था, एंटी क्लॉक 90 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉक 90 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉक 90 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉक 90 डिग्री होकर नीचे हो जाएगा। नीचे इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले साथी सबके बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला सवाल जो बताएगा उसको पेन ड्राइव में मेरी तरफ से मिलेगा। आप जब तक इसका जवाब ढूंढेंगे तब तक मैं पानी पीऊंगा। जल्दी से बताइए फटाफट से भाई, आपके हिसाब से जवाब है। वाह भाई आंसर दे रहे हैं। देखो भाई ये तो नजर नजर की बात है। ये नहीं क्लिक कर लिया तो एक बार में कर लिया, नहीं किया तो नहीं। ठीक है अब देखो वो क्या है। कितना शानदार सवाल बनाया ये, कैसे बनाया समझ। एक का वर्ग 36 होता है, ये लिखा देखो। 4 पर अंडर रूट डाल दिया जाए, 4 पर अंडर रूट डाल दिया जाए तो 2 होता है, तो 2 ये लिखा है। आज मैं पहले का वर्ग लिखा था, पहले का वर्ग लिखेंगे, पीछे कितना होगा 64। इस 9 पर अंडर रूट डालेंगे तो 3 होगा, 364 आंसर बनेगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। कोई बात समझ में आई सभी? एवरीवन बहुत बड़े सवाल था भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कोई और तरीका नहीं है ऐसा? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से सेटिंग अरेंजमेंट से आता है। सवाल पढ़ेंगे समझेंगे। सवाल कहता है 7 व्यक्ति ABCD EFG सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उनको होकर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात कह दी उसने। केवल 2 व्यक्ति हैं जो सी के बाईं ओर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति, मतलब ये कोना आ गया, लेफ्ट हैंड का कोना आ गया नहीं? अच्छा एक चीज, ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 लोग बिठाकर मैं राइट हैंड का कोना बना सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बना सकता हूं। समझ में आ गई बात? थैंक यू आपकी शो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केवल 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य हैं। अब मुझे नहीं पता नहीं कहां बिठाऊं ए को, कहां बिठाऊं बी को, मेरे 2 व्यक्ति मध्य में रहते हैं, बस इतना पता। आगे कहता है बी ए के बाएं बैठा है। भाई अभी बी ए के बाएं नहीं, तो आप ऐसा करो बी को इधर ले आओ, है ना, इधर, और ए को इधर ले आओ, तो देखो बी ए के बाएं होगा। आगे क्या नहीं कहता है ई ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है। ई ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि यहां पर आएगा बाकी बात। कह रहा है केवल एक व्यक्ति डी के दाएं है, इसका मतलब तो यह है कि यहां पर होगा, तभी उसके दाईं ओर केवल एक व्यक्ति आए। समझ में आ रही होगी? ठीक है आगे बढ़े तो कह रहा है एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ध्यान रखना एफ बी के निकट नहीं आ सकता, यहां से ना यहां से। बस सवाल खत्म है। पूछा है ई और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले एक को तो सेट करो इसमें। बताओ भाई यदि मैं बी को इस कोने पर बिठा दूं, बीच में 2 व्यक्ति चाहिए, 1 और 1 2। यहां पर किसको बिठा दूं? फिर एक के दाईं ओर किसे बिठा दूं? फिर डी को। मामला सेट है, बिल्कुल सेट है। और कहीं वहीं से आगे आगे तो बनते हैं। याद रखना बी का पड़ोसी एफ नहीं है तो एफ यहां नहीं आएगा, जो जगह बची वहां आएगा। जो एक व्यक्ति बचा जी वो अपने आप यहां पर आएगा। ऊपर गया सेटिंग अरेंजमेंट कितनी आसान। पूछा क्या है ई और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? ये ई है, ये बी है, बीच में बैठे व्यक्ति 3 है, 3 यानी कि 3। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बन जाएगा। पहले साथी थम्स अप करने के बाद आसानी से समझ में आ गई हो, समझ में तो आई जाती है, आसानी से समझ में आ गई हो। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ब्लड रिलेशन से इंट्रोडक्शन है। क्या कहता है? बिना पैर उठाए खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़के का परिचय दे रही है कौन? एक लड़की। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा यह मेरे मामा के पिता मतलब मेरे नाना की लड़की मतलब मेरी माँ का लड़का है। मेरी माँ का लड़का मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो लड़की और लड़के के बीच का संबंध है, लड़की उसकी बहन है, उसका भाई है, भाई बहन का संबंध है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाना की लड़की माँ ही नहीं मौसी भी हो सकती है, मौसी का लड़का भी तो भाई लगेगा, भाई बहन ही लगेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए। अंदर सवाल पढ़िए, इसका जवाब देने वाले को चॉकलेट प्राइस में मेरी तरफ से हवा हवाई वाली। आप भी जानते हो कैसे देता है। टाइगर को लिखा है 6, हॉर्स को लिखा है 6, रिव्यू को कितना लिखा जाएगा? कमेंट सर डायग्राम से कराइए प्लीज। चलिए ठीक है। अरे भाई आजकल सब कुछ नाम से मिलता है हैप्पी गर्ल। हाँ भाई है किसी का जवाब? डी आंसर दे रहे हैं मतलब 8, डी दे रहे हैं मतलब 4, कुछ लोग 7 दे रहे हैं जो कि है ही। चलो अब मैं बताता हूँ, आप सबके आंसर गलती आ रहे हैं, सही किसी का भी नहीं आया। चलो देखो सही क्या है। सबसे पहले समझो टाइगर TIGER टाइगर, और टाइगर को लिखा है उसने कितना? 6 लिखा है। फिर हॉर्स HORSE हॉर्स, हॉर्स को लिखा है उसने फिर से 6 लिखा है। पूछा है रिव्यू को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा है ना साथी। तो चलिए यहाँ हो क्या रहा है इस बात को समझना। आपको कुछ नहीं करना, आपको गिनने हैं सबसे पहले वोवल I और E। बोलो कितने वोवल? किसर 2। अब कॉन्सोनेंट 1 2 3। अब लिख लो 3 और 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 दिया कितना हो गया? 6। दोबारा समझना वोवल कितने हैं? 1 और 1 2, मल्टीप्लाई विद कॉन्सोनेंट 1 2 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब भाई वोवल कितने हैं? 1 2 3, 3 का गुणा किससे करूंगा? 1 2 3 से, तो 3 दिया कितना हो गया? 9। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बन जाता है। पहले साथी बात समझ में आई कि नहीं? बताएंगे जल्दी से। सवाल भी बहुत शानदार लग चुका है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है डाइवर्जन में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? जानते हैं सवाल को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं DEFGHIJKL नहीं मिला, IJKLMNO एक मिल गया, यहाँ लिख लो। तो क्या अब नहीं है, VWXYZ अब नहीं है, EFGHIJ नहीं है, RS एक और मिल गया,
आर एस टी यू वी अब नहीं है, एस टी यू वी नहीं है, आई जे के नहीं है, ओ पी नहीं है, नहीं है, नेक्स्ट नो एन ओ तो एक और मिल गया, एन ओ पी क्यू आर एक और मिल गया, कितने हो गए चार, चार ऑप्शन देखना जरा, तीन से अधिक क्या चार तीन से अधिक नहीं होते, होते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत कतई नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पास से आता है सवाल, सवाल क्या कहता है, सुनो साथी सारे के सारे कहना है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा गण प्रश्न आकृति में दिए गए क्लियर ढंग से नहीं बनाया जा सकता है, वो चाहिए जो ना बने। आपको पता है दो विपरीत कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए, ठीक है, दो विपरीत क्या है, जैसे कि इस मल्टीप्लाई के अपोजिट में होगा ये एक साथ छोड़कर आता है ना, तो मल्टीप्लाई के अपोजिट में ये बॉक्स है, इसका मतलब ये दोनों कभी अलग अलग नहीं आ सकते। ध्यान से देखो मल्टीप्लाई के बगल में ही बॉक्स रखा है, तो ये पासा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन गया, बाकी सारे बनाए जा सकते हैं, आप ध्यान से देख लेना, किसी में भी दो विपरीत अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, अगेन कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल आया है, कहता है कॉन्कर को लिखा है क्या, देखिए क्या लिखा है, कॉन्कर को लिखा है, कॉन्कर को लिखा है एम एन बी आर क्यू, एम एन बी आर क्यू डी, ठीक है, पूछा है स्टीमर को कैसे लिखा जाएगा, पूछा है स्टीमर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, आगे जानते हैं क्या होगा। वो ये रहा है कि ये तीन लेटर अलग कर लो, m -1 m, t -1 b, o -1 n, बोलो है कि नहीं -1, q +1 होकर आ गया है, -1 है कि नहीं, इसमें -1 इसमें +1, सेम ऐसे ही तीन के सेट करेंगे, इसमें +1 करके भी e -1 d लिखूंगा, s -1 r लिखूंगा, d -1 s लिखूंगा, r -1 q लिखूंगा, m -1 l और e -1 d लिखूंगा, dsrb qdl, ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो डीआरएस लग गया, डीएसआर लग रहा है ना, डीएसआर, हाँ ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, मतलब सही करते हुए भी गलत होने की गुंजाइश थी यहाँ पर। लाल जी अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कुछ समीकरण कुछ प्रणालियों के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर प्रश्न समीकरण के लिए चार विकल्पों में सही उत्तर बताइए। जैसे a की वैल्यू 12 ब्रैकेट में 390 पीछे 8 है, भाई आप समझो 12 और 8 से 390 बनाना है, कैसे बनेगा बताओ कैसे बनेगा, ऐसा करो ना, इस 12 और 8 को जोड़ लो, 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कर लो कितना हो गया 400, 400 में से 10 घटा दो कितना हो गया 390, बोलो लिखा है कि नहीं। ऐसे ही 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 में से 10 गए तो कितना बचा 134, लिखा है कि नहीं। 5 और 12 को जोड़ोगे तो 17, 17 मतलब 289 स्क्वायर हो गया, -10 रहेगा तो 279 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन सी में दे रखा है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला सवाल सीरीज से है, श्रृंखला से, आपको बताना है इस प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। आइए देखते हैं, हालांकि देख तो ऐसा रहा है 300 का दुगना लगभग है 620, दुगना + 20 देता है, लेकिन यहाँ पर दुगना तो लगभग है लेकिन माइनस हो रहा है। आप ऐसा करिए कि 300 से 620 का जो डिफरेंस है वो 320 का है, वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। 620 से 1140 का जो डिफरेंस है, 40 में से 20 में 20 और 11 में से 6 ले 5, 520 का है। 1140 से 1860 का डिफरेंस निकाले, 60 में से 40 ले 20, 18 में से 11 ले तो 720 का डिफरेंस है। नहीं समझ में आया तो डिफरेंस का भी डिफरेंस करो, बोलो कितने का डिफरेंस है 200 का, बोलो कितने का डिफरेंस है, ये 720 से ध्यान रखिए भाई 200 का, ठीक है, तो आगे भी कितने का होना चाहिए 200 का, 720 में 200 जोड़ेगा तो 920 हो जाएगा, 920 इसमें जोड़ेंगे तो 0 में 0, 0 6 तो 8 हो गया, 9 8 7 के साथ हासिल 2780, ऑप्शन डी में हमें गिनती है, हमारा सही जवाब बन जाता है 2780। आगे समझ में आएगा, इसे लीजिए बेटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल वेन डायग्राम से आता है, सवाल कह रहा है पक्षी मछली मुर्गी, ये एक लॉजिकली करेक्ट वेन डायग्राम बताइए कौन सा होगा। पक्षी मछली मुर्गी, जानते हैं मुर्गी एक पक्षी है, मुर्गी को पक्षी के अंदर रख दो, मछली मुर्गी अलग, आंसर क्या बन गया आपका एक, आंसर क्या बन गया आपका एक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मुर्गी अंडे देती है, इससे मतलब ये यहां पर अंडे की बात नहीं हो रही है, अंडे की बात नहीं हो रही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, इस सवाल का जवाब देने वाले को एक कॉपी मिलेगी, प्राइस में नोटबुक मिलेगी, बताइए फटाफट से क्या आना चाहिए यहाँ, मतलब विषय कौन सा है, ये चुना है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्मों का चयन करके बताना है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो कैसे बनेगा, मतलब क्या बनेगा ये जान सकते हैं, लगा दो सारे लॉजिक, लगा दो सारी रीजनिंग, आज जितनी भी 40 तक के सेट में पढ़ी थी वो 47 में लगा, और फिर बताओ आंसर क्या बनेगा। ये बता रहे हैं, कोई कारण है क्या, नहीं निकाल पाएंगे आप कारण, क्योंकि ये गलत है। देखो बाहर की संख्या 2 या 1, 5 उससे बड़ी है, बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या बड़ी है, बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या बड़ी है, बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या इससे तो बड़ी है, लेकिन क्या इससे बड़ी है, नहीं, यही हमारा आंसर है, इससे बड़ी है, हाँ इससे बड़ी है, हाँ इससे बड़ी है, हाँ इससे बड़ी है, लेकिन इसमें नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, ये लॉजिक है। अगला सवाल श्रृंखला से आता है, सीरीज से, ध्यान से देखेंगे, जैसे a से g हुआ, यानी कि 1 से 7 हुआ तो +6 है, 7 से 13 हुआ तो फिर से +6 है, 13 से 19 हुआ तो फिर से +6 है, 19 से 25 हुआ तो फिर से +6 है, 25 में भी 6 ही प्लस रहेंगे, 25 और 6 31, 31 में से अपने 36 लेटर हटा दो, कितने बचे 5, और 5 का मतलब क्या होता है e, यहाँ पर e आएगा। अब ये मतलब कैपिटल e आएगा या स्मॉल, यहाँ कैपिटल a फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल तो फिर स्मॉल आना चाहिए ना, यहाँ पर e स्मॉल वाला है, e स्मॉल वाला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन बच गए। अच्छा आगे अब एक चीज देखो, f इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, तो मुझे इस सेकंड लेटर से कुछ नहीं मिलेगा, अब g इसमें g है, इसमें c है, इससे मिल जाएगा। देखो भाई तीसरा लेटर e से i, क्या जुड़ा है, i से o, e से l तो नहीं है, 5 और 6 11, सॉरी e यहाँ कितना प्लस हो रहा है, e से i में +4, फिर हो रहा है +6, सही है, +6 हो रहा है, +4 के बाद i से o में +6 हो रहा है, अब o से u में +7 हो रहा है, 15 और 7 नहीं हो रहा, 15 ये l हो तो कुछ बात बन सकती है। देखिए जरा इसे l बनाकर देखते हैं, यदि मान लो ये l हो, आपने सिर्फ स्मॉल लिखा दिया, l होना चाहिए ना, हाँ ये l होना चाहिए। देखो भाई अब देखो e से l हुआ, यदि 5 से 12 हुआ तो +7 है, अच्छा फिर l से o हुआ है तो +5 है, o से u हुआ है +6 है, सब स्ट्रेट मिस्टेक हो गई लगता है।
लास्ट वाला देखने से काम बन सकता है, लास्ट वाला देखना चाहिए। लास्ट वाला यदि हम देखें तो डी में कितना जुड़ा जो हो गया सब 6, ये 10 और 6 16 सही बात है, 6 जुड़ रहा है, 16 और 6 22 का मतलब 6 जुड़ रहा है, 22 और 6 हो गया 28 28 का मतलब बी आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब फिर से 6 यदि मैं जोड़ दूंगा तो 2 और 6 8 का मतलब एच आएगा, एच इसमें नहीं है, इसमें है, कौन सा बी? ऐसे ये लास्ट हो गया आंसर आना चाहिए हमारा आंसर। उम्मीद है सभी के समझ में आ गई। चलो अगला सवाल देखो, बड़ा घना सा दिखाई दे रहा होगा आपको। सवाल यहां से शुरू हुआ है, कथन दे रखा है कि लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से इतना निर्यात करने वाले देशों ने खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल कम करने का निर्णय लिया है। जो देश तेल बनाते हैं वो प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करेंगे। अरब देश जो है जो निर्यात करते हैं तेल को कम करेंगे, क्यों? लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से बनने। अब कैसे लाभ बढ़ेगा इसमें? भाई उत्पादन कम करेंगे तो भारत को अन्य देशों को तेल कम भेजेंगे, डिमांड तो उतनी ही है ना, डिमांड जितनी थी कच्चे तेल की वो उतनी है, लेकिन सप्लाई इसको खींच लेंगे, तब क्या होगा बताओ? प्राइस बढ़ता मिलेगा, तेल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो क्या असम्पशन, क्या पूर्व धारणा लगाई जा सकती है इससे? इस बात को समझते हैं। कह रहा है कम उत्पादन के कारण खनिज तेल के दाम बढ़ सकते हैं। वही मैंने कहा, इसलिए वैसा कर रहे हैं। पहला सही असम्पशन, खनिज तेल की मांग भविष्य में भी वही रहेगी। हाँ, उन्हें पता है डिमांड तो उतनी रहनी है, इसलिए वो उत्पादन को कम करना है जिससे प्राइस बढ़ जाए, तो ये भी सही है। कह रहा दूसरे देश इन देशों से खनिज तेल खरीदना जारी रखेंगे। हाँ, जो भी खरीदता है वो खरीदेगा, तो तेल के बिना काम नहीं चल सकता, उन्हें भी पता है, इसलिए तो वैसा कर रहे हैं, तो ये भी सही है। और जब सभी पूर्व धारणा अंतर्निहित है ऐसे केस में आंसर ए लगाएंगे, सभी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। क्या साथी समझ में आनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आयताकार बेस के से संबंधित है, मतलब आपका सेकंड अरेंजमेंट का सवाल है साथी। सवाल क्या कहता है? 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक आयताकार मेज के इर्द-गिर्द इस प्रकार बैठे हैं। अब किस प्रकार बैठे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, कहना इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो-दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके आमने-सामने। अब समझ लो क्या है? वो ये कह रहा है कि कैसे बैठाओ व्यक्तियों को, कैसे बैठाओ कि दो इधर, ठीक है, दो इधर, दो इधर और दो इधर, दो इधर और दो इधर, आमने-सामने भी होगा चारों दिशाओं में। मेरी बात को सभी समझ पाए? मैंने दो टेबल क्यों बनाई है? आप सब मेरा तरीका अब तक तो पहचान ही गए होंगे, आज अंतिम प्रैक्टिस सेट है, अब क्या बताऊं? तो इसलिए बनाई है कि कोई संभावना होगी तो दूसरी टेबल पर दिखा दी जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा डी का मुख उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। अब डी का मुख उत्तर की ओर ऐसे भी हो सकता है, या डी को यहां बिठा दूं, यहां बिठा दूं तो भी हो सकता है, और इसका मुख एच की ओर है तो कर दीजिए एच की ओर इसका, ठीक है। एच एकदम बाएं को है ई के, इसका मतलब ई यहां होना चाहिए, तभी तो उसके बाएं को आएगा एच, इसका मतलब ई यहां होना चाहिए, तभी तो उसके बाएं को आएगा एच, ठीक है। आगे कहता है ये तो ही क्या, एच एकदम बाएं को है, कह रहा है ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जैसे यहां बैठ जाए ए और जी, या फिर यहां बैठ जाए, एक ही दिशा तभी यहां बैठ जाए ए और जी, और यही बैठेंगे ए और जी। आगे कह रहा है जी के ठीक सामने बी बैठा है। अब जी बैठेगा तब तो बी बैठा होगा, मैं बैठा ही नहीं सकता, छोड़ दो। जी के ठीक सामने बी बैठा है जो सी के एकदम दाएं है। कौन है सी के एकदम दाएं? जो शब्द किसके लिए आया? बी के लिए। तो सी के एकदम दाएं कौन है? बी। तो सी के एकदम दाएं बैठेगा बी। इससे भी बात नहीं हुई, चलो आगे बढ़ो। डी के बाएं अगला ए है, ठीक, चलिए डी के बाएं अगला ए यहां पर आना चाहिए, डी के बाएं अगला ए यहां पर आना चाहिए। अब एक बिठा दिया, उसने कहा था ये तो कहना वही बात, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, चलो बीच में बदल नहीं सेटिंग अरेंजमेंट। डी का मुख उत्तर की ओर मैंने यहां से कर दिया और यहां से कर दिया, ठीक है। एच के ठीक सामने है, एच के ठीक सामने आ गया डी। एच के एकदम बाएं को ई है, हां यहां गड़बड़ करनी हुई है, एच के बाएं को ई बताया था ना मैंने, दाएं को करके गलत कर दिया, कुल मिला के बात है। एच के एकदम दाएं को ई बताया, तो आप सुनो ध्यान से थोड़ा। डी का मुख उत्तर की ओर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसके सामने एच बिठा दिया हमने, यहां से गलती हुई हमसे। क्या एच के एकदम बाएं को ई है तो एच का माया इधर है भाई, यहां पर आएगा बी, एच का माया इधर है, यहां पर आएगा बी, ठीक है। एच के एकदम बाएं को ई हो, ए और जी एक ही दिशा में है, या यहां बिठा देना या यहां पे बिठा देना। कह रहा है जी ठीक बी के सामने है, तो अभी हम नहीं बिठा पा रहे उसको, जो सी के एकदम दाएं को है छोड़, डी के एकदम बाएं को अगला ए है, डी के एकदम बाएं को अगला ए है, डी के एकदम बाएं को अगला ए है। अब बताओ ए और जी एक ही दिशा में देखने थे, क्या यहां से ए और जी एक ही दिशा में देख पाए? अलग-अलग बैठे तो देख पाए, ये तो बताओ क्या ए और जी एक ही दिशा में देख पा रहे हैं? हां ये सही है, ठीक है। अच्छा आगे कहता है जी के ठीक सामने बी है, तो जी के ठीक सामने बी को यहां पर बिठा पाऊंगा, बिल्कुल। अच्छा जी के ठीक सामने बी है जो सी के एकदम दाएं है, कौन है सी के एकदम दाएं? बी। इसका मतलब सी यहां होगा तभी उसके एकदम दाएं आएगा, कौन? बी। अब एक व्यक्ति बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी में से एफ बचा है, उसे यहां बिठा दो, बन गया अरेंजमेंट, क्या दिक्कत है? आइए अब सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, ए के सामने कौन बैठा है? बी के सामने सी बैठा है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गलत लगा होगा ना, गलत नहीं होगा, अरे इनमें से कोई नहीं, पूरा एक नंबर देगा चिंता मत करो, ठीक है। अगला सवाल है दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है? मतलब क्लॉकवाइज ई से अगला कौन है? क्लॉकवाइज ई से अगला, ये ई है, ई से क्लॉकवाइज इधर ही तो एक ही होता है, क्लॉकवाइज ई से अगला कौन है? बी है, बी है, यानी कि बी ऑप्शन बी में है। समझ में आई बात? आगे बढ़े, अगला सवाल जो है वो किससे है? कथन एवं कार्यवाही से कथन दिया है और कार्यवाही यहां दी है, कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, ठीक है। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है बहुत सी स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगा दिया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती है। अच्छा सुनो, और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। कार्यवाही क्या हो सकती है? परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाई गई है, बात सही। जांच करो क्या वो नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, क्या उनका मेंटेनेंस ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, क्या वो लाइसेंस वाली किट है यानी रजिस्टर्ड किट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रबंधन को सीएनजी किट लगी बसों को किराए पर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई? क्या सीएनजी कोई फ्यूल नहीं है? उसे थोड़ी पता सीएनजी खतरा है। उसने कहा था बहुत सी स्कूल बसों में सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी लगाई, यदि उचित पालन करें दिशा निर्देशों का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है कि सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी है। रोक नहीं लगानी है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका इलाज करवाना है, ना कि जहर की पुड़िया देकर निपटाना है। खराब हो गई का एक बार घटना हो गई सीएनजी से और हम सीएनजी बस ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब केवल पहली ही कार्यवाही सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बन जाता है। साथ ही समझ में आएगा आगे होगी बात समझ। चलिए बाकी
के बाद प्रिंट की कमांड देते हैं 2 नंबर, प्रिंट जब हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे, काम खत्म हो गया है। 5 नंबर 31425, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बताएगा। पहले साथी समझ में आई बात है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इसमें त्रिकोणों की गिनती करके बतानी है। देखो कितना आसान है। आप सिर्फ उस जगह को नोटिस करना जहां मैं लाल पेन चला रहा हूं। आप सबसे पहले इस बड़े वाले बॉक्स को देखो और इसके बीच में एक पार्टीशन, इसके बीच में 2 पार्टीशन को देखो, बस लाल रंग देखो। एक त्रिभुज 2 3 4 का तो ना 8 त्रिभुज इसके अंदर होता है कि नहीं, जानते हैं ना इसे शॉर्ट ट्रिक से। अब इसके बाद इसको देखना जरा। हाँ भाई, जैसे 8 ये थे वैसे 8 ये भी हो जाएंगे। अब इसको देखना जरा, जैसे 8 ये है वैसे ये भी हो जाएंगे। समझ में आ रही है? अब इसको देखना जरा, इसमें 8 नहीं है, 1 और 1 2 है। सही, इसमें भी 1 और 1 2 है। समझ में आ रही बात है? तो 8 और 8 16 और 8 24 और 2 26 और 2 28, कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या 28 होगी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बन जाता है। प्यारे साथी सबके पास समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का नहीं बल्कि इस श्रृंखला का अंतिम सवाल है, क्योंकि आज ये श्रृंखला खत्म होने जा रही है। जी हाँ, ये आज का आखिरी सवाल है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति, सभी की यही स्थिति है, आप सही कह रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है किसी पूर्ण भाषा में प्लस को गुणा, तो जहां प्लस है उसे गुणा लगाओ, माइनस को प्लस, जहां माइनस है उसको प्लस कर दो, गुणा को भाग कर दो, डिवाइड को माइनस, डिवाइड को माइनस। 5 9 45 प्लस 24 दिया 72 माइनस 80 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कितने हो गए 81, ये कितने हैं माइनस 80 बराबर क्वेश्चन मार्क। एक वैल्यू आगे, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बन जाता है। चलिए कैसा लगा ये सेशन? ये मैं हर बार पूछता हूं, हो सकता है हर बार आप कमेंट ना करते हो, क्योंकि आपको लगता है कल तो कराएंगे ही सर, कल तो फिर होगा ही दोबारा से प्रैक्टिस है। लेकिन आज मैं दोबारा से और आखिरी बार आपसे पूछूंगा इस श्रृंखला में कि कैसा लगा ये सेशन, ये कमेंट करके जरूर बताना। अभी नहीं, आफ्टर वीडियो के खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि वो कमेंट जो है ना वो आत्मा की तरह अमर हो जाता है। ये तो यूं करके हो जाते हैं, शरीर की तरह नश्वर है, वो आत्मा की तरह अमर है। ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगता था आपको ये सेशन, क्या मेरा पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आता था कि नहीं आता था। आज की क्लास में बहुत सारे कमेंट देता हूं कि सर मिस यू, हम याद करेंगे 5 बजे डेली आपकी याद आया करेगी। सेम मेरी स्थिति है भाई, जब आप मुझे याद करेंगे तो ऑब्वियस है मैं भी आप सभी को उन्हीं दिनों में मिला हूं, मेरी याद होती है, बता रही है आपकी। फिर से मैं किसी नई प्रैक्टिस है, किसी नई क्लास के साथ, आज की क्लास नहीं बल्कि इस सेशन में, इस श्रृंखला में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। क्लास अंत में बताता चलूं, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए शॉर्टकट